हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ हूं आदर्श झा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित बेटी से गैंगरेप को लेकर घमासान मचा हुआ है। वहीं पड़ोसी राज्य बिहार के चुनाव में दलित मुद्दे पर अब घमासान जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुलकर दलित कार्ड खेल दिया है, जिसके जवाब में विपक्ष ने हाथरस गैंगरेप को मुद्दा बना दिया है। यही वजह है कि बिहार चुनाव में यूपी की दलित बेटी की आवाज भी अब सुनाई देने लगी है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में आखिर क्यों तमाम राजनीतिक दल और उनके नेता बोल रहे हैं दलित देवो भव। नवंबर के बाद नीतीश कुमार जी का पता नहीं चलेगा और यहाँ हमारे गठबंधन की सरकार बनेगी और एनडीए का सफाया निश्चित तौर पे होना तय है। पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता एनडीए को बहुमत दिलाएगी, नीतीश कुमार जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। हम लोग कोई परिवारवाद वाले नहीं हैं। हमारे लिए पूरे बिहार के लोग मेरे परिवार के अंग हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं। और कुछ लोगों को सीमित है परिवार, बेटा बेटी यही परिवार है, इसके अलावा और कोई नहीं है। पार्टी के अंदर भी जो लोग होते हैं उनकी भी कोई इज्जत नहीं मिलती है। जिन्होंने बिहार के जनता को धोखा देने का काम किया, बिहार के मुख्यमंत्री डर और लालच के कारण उन्होंने जो समझौता किया सांप्रदायिक शक्तियों से, जनादेश का जो अपमान किया, वो बिहार की जनता नहीं भूली है। 4 साल में 4 सरकार, कहां से होगा विकास? बिहार की चुनावी महाभारत का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक दलों की मोर्चाबंदी भी तेज हो चुकी है और छिड़ चुका है देश के दूसरे बड़े राज्य बिहार में महागठबंधन और एनडीए के बीच घमासान। एनडीए बहुत मजबूत है। एनडीए के खिलाफ में कुछ बातें कभी चली थी, इन नॉन इनकम्बेंसी की बात है, लेकिन कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तेजस्वी प्रसाद जी नीतीश कुमार का अल्टरनेटिव कभी नहीं हो सकते हैं। एनडीए और महागठबंधन के अंदर जहां राजनीतिक दल सीटों को लेकर जोड़ तोड़ में लगे हैं, वहीं जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम छोटे और बड़े राजनीतिक दल जातिगत वोट बैंक के गणित भी फिट करने में जुटे हुए हैं। लेकिन बिहार के इस चुनावी चक्रव्यूह में सबसे अहम वोट बैंक है दलित। बिहार चुनाव में हर दल की नजर दलित वोटों पर टिकी है। ये माना जा रहा है कि बिहार चुनाव का फैसला इसी वोट बैंक से होगा। यही वजह है कि चुनाव में सभी दलों ने जहां अपने अपने दलित नेताओं को आगे कर दिया है, वहीं हाथरस गैंगरेप केस की तपिश ने बिहार चुनाव को और ज्यादा गर्म कर दिया है। मुझे समझ में नहीं आता, अभी तक तो मंत्री बोल रहे थे कि वहां कुछ हुआ नहीं, बलात्कार ही नहीं हुआ, मारे ही नहीं गए, और वीडियो वायरल हुआ उसके बावजूद सस्पेंड नहीं किया गया। और ये हिंदू वाहिनी के गुंडे जोगी, इसने पूरी की पूरी बलात्कारियों को बचाने की साजिश रची। आतंक है भाई, आतंक। बिहार चुनाव में पहले विपक्ष ने किसान बिल, बेरोजगारी और पलायन को मुद्दा बनाया, लेकिन अब हाथरस में दलित युवती के साथ हुई बर्बर वारदात ने विपक्ष को एनडीए के खिलाफ एक बड़ा चुनावी हथियार दे दिया है। हर घंटे में बिहार में 4 घंटे में बिहार में एक रेप होता है, 5 घंटे में एक हत्या होती है। तो इस पे ज्यादा हमको विश्लेषण नहीं करना, लेकिन हम ठेठ बिहारी हैं। हम ठेठ बिहारी हैं, जो वादा करते हैं उसको हम पूरा करेंगे। और एक बात बता दें, हम ठेठ बिहारी होने के साथ साथ मेरा डीएनए भी बहुत शुद्ध है। पूरी मीडिया पर हमला राजस्थान में नहीं हुआ, मीडिया को राजस्थान में नहीं रोका गया, डीएम ने वहां पर दबाव नहीं डाला, एसपी ने मारने की धमकी नहीं दी, और जोगी के गुंडों ने पूरे 4 गांव में मीटिंग करके वहां के दलितों को धमकाने का काम राजस्थान में नहीं किया।
को नहीं दबाई जा सकती हर परिस्थितियों में। ये लड़ाई आर पार की होगी। मंडल विरोधी ताकतें लड़ाई अब फलक गई है, छू गई है। मंडल और कमंडल के खिलाफ लड़ाई जारी। शेड्यूल टाइप का भी हकमारी का भारी षड्यंत्र हुआ है। इसलिए आज राष्ट्रीय जनता दल पहले छोड़ हम आज और मार्च कर रहे हैं, विस्तार से आपको हम चर्चा करेंगे। क्या बिहार के मौजूदा चुनाव में पिछले चुनाव की कहानी दोहराई जाएगी? इस सवाल पर अब सबकी नजरें टिकी हैं। दरअसल 2015 के पिछले बिहार चुनाव के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण की सीमा को लेकर अहम बयान दिया था। लालू प्रसाद यादव ने आरक्षण के इस मुद्दे को फौरन ही लपक लिया और इसे चुनाव में बड़ा मुद्दा बना दिया था। पिछले चुनाव में आरजेडी 80 सीटों के साथ न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, बल्कि सत्ता में भी आई। यही वजह है कि इस बार भी आरजेडी और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को लग रहा है कि हाथरस के बहाने दलित कार्ड खेलकर उनकी चुनावी नैया पार लग सकती है। और उसके बाद बच्चे का चेहरा भी नहीं देख पाएंगे, उसे घर भी नहीं। योगी आदित्यनाथ जी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और उनको समझना पड़ेगा। जहाँ ये अन्याय होगा हम वहाँ पहुँच के उस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और खड़े रहेंगे। और जब तक न्याय नहीं होगा तो न वो हमें रोक सकते हैं और न कोई और हमें रोक पाएगा। दरअसल पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित युवती से गैंगरेप की खौफनाक वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हाथरस कांड का असर बिहार में भी साफ दिखा है और आने वाले समय में इस मुद्दे पर और उबाल आ सकता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर भी अगर नजर डालें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद बिहार अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराध के मामले में तीसरे पायदान पर खड़ा है। एनसीआरबी के 2019 के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में दलितों के खिलाफ अपराध के 6,794 केस, मध्य प्रदेश में 5,300 और बिहार में 6,544 केस दर्ज हुए हैं। खास बात यह है कि देश के 9 राज्यों में 54% दलित आबादी है, लेकिन यहाँ उनके खिलाफ अपराध की दर 84% है। अगर बिहार की बात करें तो दलितों के खिलाफ अपराध की दर यहाँ 39.5% है और बिहार इस मामले में भी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद तीसरे नंबर पर है। जाहिर है 16% से ज्यादा दलित वोट वाले बिहार में दलित बेटी से बर्बरता का मुद्दा एक अहम चुनावी मुद्दा बन सकता है, जिसके चक्रव्यूह में नीतीश कुमार और उनके एनडीए का चुनावी रथ फंस सकता है। अभी चुनाव के पहले उन्होंने एक खासकर दलितों के लिए बात उठी है, इस पर उंगली भी उठ रहे हैं। यदि ऐसी हत्या किसी परिवार की होती है तो उसको शासन को उसकी मदद के लिए आनी चाहिए। दूसरा कोई दलित परिवार की हत्या हो उसको नौकरी दिया जाए, दूसरे परिवार की हत्या हो तो उसको यूं ही सड़क पर छोड़ दी जाए। ये कहीं न कहीं एक विभेद होता है, सामाजिक विभेद है, नागरिकों में विभेद है। इस तरह की घोषणा को मैं नहीं मानता हूँ कि ये बहुत उचित है। देश को पहला दलित मुख्यमंत्री और दलित उप प्रधानमंत्री देने वाले बिहार में दलित राजनीति उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की तरह जड़ें नहीं जमा सकी है। यही वजह है कि लोग जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान से लेकर हम पार्टी के जीतन राम मांझी तक बिहार के दलित नेता मौजूदा चुनाव में भी बेचैन नजर आ रहे हैं। सीट बंटवारे को लेकर जहां चिराग पासवान और जेडीयू में ठनी है, वहीं जीतन राम मांझी ने महागठबंधन छोड़ फिर उन्हीं नीतीश कुमार का हाथ थाम लिया, जिन्होंने बिहार में महादलित का कार्ड चला है। इस चुनाव में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दलित कार्ड खेलते हुए दलित परिवार में हत्या होने पर परिवार के सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की है। सवाल ये है कि नीतीश को चुनाव से पहले दलितों की चिंता क्यों सता रही है, जबकि दलित वर्ग के 2 बड़े नेता जीतन राम मांझी और चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं। दरअसल एनडीए के अंदर की राजनीति में दलित वोट बैंक को लेकर एलजेपी और जेडीयू में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। चिराग पासवान को बैलेंस करने के लिए ही नीतीश ने मांझी को अपने साथ जोड़ा है, क्योंकि वो दलित हितैषी की अपनी छवि खराब नहीं करना चाहते हैं। नीतीश कुमार की इस चुनावी रणनीति को समझने के लिए बिहार में दलित विधायकों के इस आंकड़े पर नजर डालना जरूरी है।
पिछले विधानसभा चुनाव में कुल 39 दलित विधायकों में से 11 पासवान, 13 रविदास, 6 मुसहर विधायक, 6 पासी समाज से विधायक, 2 धोबी समाज से विधायक और 1 मेहतर विधायक चुने गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पासवान को छोड़कर बाकी सभी को महादलित घोषित करते हुए पहले भी दलितों को साधने और बांटने की राजनीति की थी और अब चुनाव से पहले एक बार फिर नीतीश गैर पासवान दलित जातियों को जोड़ने में जुटे हैं ताकि चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए चिराग पासवान और उनकी एलजेपी के विरोध से लड़ा जा सके। 22 जातियां हैं इसमें अनुसूचित जाति की, और उसमें 21 जाति को एक जगह पासवान को अलग किया था। वो भी एक राजनीतिक मूव था नीतीश कुमार को। तब रामविलास से पटती नहीं थी तो दुसाध को उन्होंने पासवान जाति को अलग कर दिया था। लेकिन अब पासवान फिर उस महादलित मिशन में जोड़ दिए गए हैं। लेकिन दलित तो एक इशू है और रामविलास पासवान को कट्टुसाइज करने के लिए मैं इसे इसी रूप में देखता हूँ कि नीतीश कुमार ने महादलित मिशन और ये जो कुछ ये फंडा शुरू किया था उसमें रामविलास पॉलिटिकल टारगेट है। जहाँ तक दलित वोट बैंक का सवाल है तो एक बिहार में रामविलास पासवान के पास वोट बैंक है और एक मायावती के नाम पर वोट बैंक है। दलित वोट जो है मायावती के नाम पर वोट है। लेकिन जहाँ तक जीतन राम मांझी की बात है तो जीतन राम मांझी के पास कोई खास वोट बैंक नहीं है। वो वोट बैंक को तब्दील नहीं कर पाए हैं। 2 चुनाव देखा जा चुका है। वो भाजपा के साथ चुनाव लड़े, टोटल सीट हार गए। उन्होंने 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारा और सारे कैंडिडेट उनके हार गए। किसी तरह से वो खुद जीत पाए। उसके बाद लालू के साथ वो उन्होंने गठबंधन किया। लालू के साथ भी उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। एनडीए और महागठबंधन से लेकर जेडीयू, आरजेडी और पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टियों तक बिहार के सभी दल दलित वोटों पर नजरें गड़ाए हुए हैं। फांसी की सजा दी जाए, जो कि बचा रहे हैं गुंडों को। दरअसल बिहार में दलित समुदाय हर चुनाव में अपना मसीहा तलाशता रहा है। इस समाज ने पहले कांग्रेस पर भरोसा किया और फिर लंबे समय तक लालू यादव की आरजेडी के साथ जुड़ा रहा है। दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाकर ही नीतीश कुमार और उनका जेडीयू लंबे समय से बिहार की सत्ता में बना हुआ है। चुनाव होते रहे, सरकारें बदलती रही, लेकिन बिहार में भी दलित समाज से किए गए वादों पर अमल कम ही हुआ है। यही वजह है कि हर चुनाव में दलित समाज का वोटिंग पैटर्न भी बदलता रहा है। बिहार में एससी समाज के लिए 38 सीटें सुरक्षित हैं। 2015 के पिछले चुनाव की अगर बात करें तो 39 में से एनडीए के खाते में 18 दलित विधायक आए थे। बीजेपी के 5, जेडीयू के 10, हम का 1 और निर्दलीय 2 दलित विधायक। उधर महागठबंधन के कुल 21 में से आरजेडी के 14, कांग्रेस के 5, आरएलएसपी का 1 और सीपीआईएमएल का 1 विधायक दलित समाज से था। खास बात यह है कि बिहार में दलित वोट बैंक पासवान, रविदास, दुसाध, मुसहर, पासी, धोबी, भुइया और राजभर समेत 22 जातियों में बटा हुआ है, जिनके अपने अपने नेता हैं। खास बात यह है कि दलित वोट का 70% हिस्सा रविदास, मुसहर और पासवान जाति का है। करीब 5% वोट बैंक वाले पासवान के नेता रामविलास पासवान रहे हैं। वहीं मुसहर समाज का नेता जीतन राम मांझी को माना जाता है। इसी तरह बाकी दलित नेताओं का भी दायरा सीमित रहा है और यही वजह है कि बिहार में दलित समाज की अलग राजनीतिक पहचान नहीं बन सकी है। साल 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सत्ता में आए थे तब दलित कैटेगरी की 22 जातियों में से 21 को महादलित घोषित कर उन्होंने दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश शुरू की थी, जिसमें वो कामयाब भी रहे हैं। बिहार की राजनीति में दलित वोट की भूमिका अहम है। उसमें रामविलास पासवान की भूमिका अहम होती है। रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक बोला जाता है और रामविलास पासवान के वोट बैंक भी है। रामविलास पासवान के पास 100 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां की उनका 10 से 15 हजार वोट बैंक है, पोलिंग कैपेसिटी है। यही वजह है कि रामविलास पासवान हर बार बार्गेनिंग करते हैं और प्रमुख दलों को झुकना पड़ता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे लालू प्रसाद हो, चाहे नीतीश कुमार हो, सबको रामविलास पासवान के आगे झुकना पड़ता है। बिहार चुनाव में एनडीए और महागठबंधन ही नहीं, तीसरे मोर्चे की नजरें भी दलित वोट बैंक पर हैं। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी ने बीएसपी और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बनाया है। उधर जेडीयू ने मुसहर समाज से आने वाले
जीतन राम मांझी को अपने खेमे में ले आने के बाद पासी समाज के नेता अशोक चौधरी को पार्टी का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। दलितों पर डोरे डालने में आरजेडी भी पीछे नहीं है। बिहार के बड़े दलित चेहरे श्याम रजक को पार्टी में लाने के बाद तेजस्वी यादव ने राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी को आरजेडी में शामिल कर उन्हें पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया है। भूदेव चौधरी जहां पासी समाज से आते हैं, वहीं धोबी समाज से आने वाले श्याम रजक 1990 के बाद के राजनीतिक दौर का अहम किरदार हैं, जो आरजेडी छोड़कर जेडीयू में चले गए थे, लेकिन अब फिर आरजेडी में लौट आए हैं। बिहार की चुनावी चक्रव्यूह के केंद्र में दलित वोट बैंक क्यों है? इसका पता इस बात से भी लगता है कि पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी ने भी भीम आर्मी के चंद्रशेखर से हाथ मिला लिया है, जो रविदास समाज के उन वोटों की दावेदार है जिन्हें मायावती की बहुजन समाज पार्टी अपना वोट बैंक मानती रही है। जाहिर है, बिहार का चुनावी घमासान जैसे जैसे तेज हो रहा है, राजनीतिक दल दलित नेताओं के लिए पीछे जा रहे हैं और इसकी वजह न सिर्फ अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 38 सीटें हैं, बल्कि राज्य के 7008 गांवों में 40% से ज्यादा अनुसूचित जाति की आबादी भी है। बिहार के 45,103 गांवों में से 2,579 गांवों में 50% अनुसूचित जाति की आबादी है। वहीं 4,429 गांव ऐसे हैं जिनमें 40% दलित समाज के लोग हैं। गया और नवादा बिहार के ऐसे 2 जिले हैं जहां 25% से ज्यादा अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। बिहार में 16-17% दलित की आबादी है। फैक्टर तो हमेशा रहा है। आज़ादी से मिलने के बाद आपको याद होगा कि संसद और विधानसभाओं के चुनाव में दलितों के लिए सीट आरक्षित है, तो दलित तो एक मुद्दा रहा ही है। और उसमें खास कर ये 15 साल जो नीतीश जी का रहा है, उसमें दलित तो कम वेश सब एनडीए के साथ रहे हैं, सीटें उन्होंने अधिक जीती हैं, इसलिए दलित मुद्दा है। और दलित को के अपील के लिए सरकार ने, खासकर नीतीश कुमार ने तो महादलित योजना चलाई, महादलित मिशन चलाया। 22 जातियों में बटा दलित वर्ग बिहार की कुल जनसंख्या का 16% है। यहाँ सारे दलित वोटों को अगर मिला दें तो ये यादवों के वोट बैंक से कम ताकतवर नहीं है। यही वजह है कि जहाँ दलित वोट बिहार में सत्ता की दिशा और दशा तय करने की ताकत रखता है, वहीं पड़ोसी राज्य यूपी में दलित युवती से गैंगरेप का मुद्दा भी बिहार चुनाव पर अपना असर दिखा सकता है। उस वक्त आपको बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर बता दें। टिकट को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। बैठक को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव, डिप्टी सीएम सुशील मोदी और प्रवक्ता शहनवाज हुसैन बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। और बिहार में बीजेपी की तरफ से जो टिकटों का बंटवारा होना है, उसको लेकर अब मंथन जारी है। दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव, डिप्टी सीएम बिहार के सुशील मोदी और प्रवक्ता शहनवाज हुसैन मौजूद हैं। और इस बैठक में फैसला होगा कि किसको टिकटें मिलेंगी। और जो तनाव खास करके एनडीए में दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब एलजेपी बाहर जाने की बात कर रही है। एलजेपी नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के तैयार नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी की बैठक चल रही है और एक तरफ एलजेपी की बैठक। एलजेपी ने अपनी बैठक में यह फैसला कर लिया है कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगी। चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि हम पीएम मोदी को मजबूत जरूर बनाना चाहते हैं, लेकिन नीतीश के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे। और लगातार बिहार से जुड़ा हर अपडेट भी आप तक पहुंचाते रहेंगे।